दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी के अगले लेक्चर सीरीज को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आइए जुड़ते हैं साथ में और पढ़ना आरंभ करते हैं। देखिए जीएस में जो हमारी श्रृंखला चल रही है, आज हमारा 20वां लेक्चर है। जिन बच्चों ने पीछे का वीडियो नहीं देखा, एक बार पीछे के वीडियोस देख लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी समीक्षा अधिकारी की तैयारी करना चाहते हैं, साफ साफ शब्दों में जान लें कि जब तक आप इन सभी विषयों पर अपनी पकड़ मजबूत नहीं करेंगे, परीक्षा में कहीं ना कहीं आपके साथ समस्या होगी। और आप क्या नहीं पढ़ते हैं, आप एग्रीकल्चर के सवाल नहीं देखते हैं, आप इकोनॉमिक्स के सवाल नहीं देखते, आप साइंस टेक के सवाल नहीं देखते, आप यूपी स्पेशल के सवाल नहीं देखते, आप जो है इन्वायरमेंट के सवाल नहीं देखते, आप विविध के सवाल नहीं देखते, आप जनसंख्या नगरीकरण नहीं पढ़ते हो। यानी एक तरफ आधे विषय ऐसे हैं जो आप पढ़ते हो और आधे विषय आप पढ़ते ही नहीं हो। या तो ज्यादातर लोगों की कोशिश होती है कि सर लास्ट टाइम रिवीजन करेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर तो वैसे भी नहीं याद होता, तो लास्ट टाइम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसा ना कीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से चीजों को देखते और समझते चलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास आरंभ करते हैं। ध्यान देंगे, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च किए गए हैं, तो उन पर भी दोस्तों चर्चा करते हैं। और ये हमारा हेल्पलाइन नंबर, आप चाहें तो डिटेल में आप बातचीत कर सकते हैं कि कैसे कोर्स ज्वाइन किया जाए। आते हैं सीधे अपने मुद्दे पर और पढ़ना आरंभ करते हैं। पहला सवाल एंशिएंट हिस्ट्री से आप सभी के सामने दे रहा हूं मैं, और ये सवाल दोस्तों मेंस परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल। देखिए हम लोग प्री के साथ साथ ना मेंस के सवालों पर भी डिस्कस करते चलते हैं, ताकि आपके अंदर कोई भय ना रहे कि सर प्री तो हमारा हो गया, मेंस का क्या होगा। ठीक है, तो मेंस का भी कुछ नहीं टेंशन रखना, यहां पे आप पढ़ते चलो तो मेंस के सवाल भी आप हल करते चलोगे। लेकिन निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी आप जानते हैं कि जैन धर्म में कुल तीर्थंकर कितने थे दोस्तों, तो जैन धर्म में कुल तीर्थंकर की संख्या कितनी थी, 24 तीर्थंकर हुए थे। और आखिरी नंबर पे कौन थे दोस्तों, महावीर स्वामी जी थे। ठीक है, और पहले कौन थे, जिन्हें हम आदिनाथ कहते हैं या फिर ऋषभ देव जी कहते हैं। अब ये जो नाम दे रहा ना, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। जिनको 24 तीर्थंकर का नाम पता होगा वही इन्हें सेट कर पाएगा, अन्यथा कोई नहीं। ज्यादातर बच्चे स्टार्टिंग के 5-6 याद रखते हैं। जैसे मैं बता देना चाहता हूं, अगर पहले तीर्थंकर की बात आती है तो पहले तीर्थंकर कौन थे दोस्तों, याद रखेगा ऋषभ देव जी थे। इनका दो नाम था, कहीं कहीं पे ऋषभ देव मिलता है, कहीं कहीं पे दोस्तों आदिनाथ मिलता है। क्या मिलता है, ऋषभ देव या फिर आदिनाथ मिलता है। इसी तरह से दूसरे तीर्थंकर कौन थे दोस्तों, याद रखेंगे अजीतनाथ जी थे। कौन थे दोस्तों, अजीतनाथ जी। तीसरे तीर्थंकर कौन थे दोस्तों, याद रखेगा संभवनाथ जी थे। कौन थे, अजीत के बाद क्या नाथ, संभवनाथ जी, ये तीसरे नंबर के तीर्थंकर थे। चौथे तीर्थंकर कौन थे दोस्तों, याद रखेंगे अभिनंदन नाथ जी। कौन थे, अभिनंदन नाथ जी चौथे तीर्थंकर थे, इसको याद रखेगा। और यहां पर देखिए आपके ऑप्शन में चौथे तीर्थंकर का नाम दे रहा है, तो चौथे नंबर पे कौन दोस्तों, अभिनंदन नाथ जी हैं। पांचवें नंबर पे तीर्थंकर कौन आते हैं दोस्तों, तो छठे नंबर पे पद्म प्रभु है और पांचवें नंबर पे सुमति नाथ जी हैं। कौन है दोस्तों, सुमति नाथ, ये पांचवें नंबर पर है। और छठे नंबर पे दोस्तों याद रखेगा, यहां ऑप्शन में दिया है ये पद्म प्रभु का नंबर कौन सा है, छठा है। ठीक है, इसी प्रकार से 23वां 24वां याद रखेगा। 23वें पे दोस्तों पार्श्वनाथ जी हैं। कौन है, पार्श्वनाथ जी, ये 23वें तीर्थंकर हैं। और महावीर स्वामी जी जो है ये 24वें तीर्थंकर है। ठीक है, महावीर स्वामी जी ये 24वें नंबर के तीर्थंकर है और अंतिम तीर्थंकर में इनका नाम आता है। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों यहां विमल नाथ जी की बात करेंगे तो विमल नाथ जी दोस्तों 13वें नंबर के तीर्थंकर हैं और मुनि सुब्रत नाथ जी दोस्तों ये 20वें नंबर के तीर्थंकर हैं। ठीक है, तो आप इनको सेट कर लीजिए। तो पहले नंबर पर अभिनंदन नाथ जी आएंगे, मतलब 1 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर। 1 4 2 3 आपका सही जवाब बनेगा। क्या बनेगा, 1 4 2 3। 1 4 2 3 कहां मिल रहा दोस्तों, ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, तब जाके सही उत्तर होगा। तो इतना डीप में जो बच्चा पढ़ा होगा वही बता सकता है। ठीक है, अन्यथा फिर क्या होगा, आपको परेशानी होगी और आपको लगेगा कि सवाल तो बहुत डिफिकल्ट है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। फिक्स चीजें हैं, याद करना भी आसान है। एक और सवाल लीजिए, ये प्री परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है, मिडावल हिस्ट्री का सवाल दे रहा हूं मैं। ठीक है, आपको सिर्फ अब तो प्री का है ना, इससे तो डर नहीं है ना कि चलो प्री की तैयारी कर रहे हैं, तो प्री की सवाल पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो प्री में देखिए लिख रहा है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। लिख रहा इब्न बतूता कहां का यात्री था, मोरक्को का। सही है, बताइए, इब्न बतूता कहां का यात्री था, मोरक्को का, बिल्कुल सही है। मार्को पोलो कहां का था, इटली का था, यह भी सही है। अब्दुल रज्जाक दोस्तों ये तुर्की का यात्री नहीं था। अब्दुल रज्जाक जो दे रहा दोस्तों याद रखेंगे तुर्की का नहीं था, नूनीस दोस्तों पुर्तगाली था। बात आता दोस्तों, अगर अब्दुल रज्जाक तुर्की का यात्री नहीं था तो किस देश का यात्री था, तो अब्दुल रज्जाक दोस्तों ये ईरान से आया हुआ था। कहां से आया था, तुर्की से नहीं बल्कि ईरान से आया हुआ था। ईरान की राजधानी कहां है, तेहरान। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों यहां ईरान हो जाएगा। एक सवाल और आता है कि किसके शासन काल में आया था। ठीक है, तो याद रखेगा दोस्तों इसने संगम काल के दौरान
यात्रा किया था। और संगम काल में उस समय देवराय द्वितीय का शासनकाल था। किसका शासनकाल था दोस्तों? देवराय द्वितीय के शासनकाल में दोस्तों इसने भारत की यात्रा किया था। इब्न बतूता की बात करें दोस्तों, तो इब्न बतूता कहां का यात्री है दोस्तों? यह मोरक्को देश का यात्री है, मोरक्को देश का यात्री है। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, तुगलक वंश का बादशाह था मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के बाद दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक का शासन रहा है, तो वहां हम पढ़ते हैं। मार्को पोलो दोस्तों कहां का यात्री था? यह इटली के यात्री था। अब ये भारत में किसके शासनकाल में आया दोस्तों? तो ये पांड्य साम्राज्य के दौरान दोस्तों भारत की यात्रा किया है। किसके दौरान दोस्तों? पांड्य साम्राज्य जब भारत में चल रहा था उस दौरान दोस्तों इसने यात्रा किया था। नूनीज कहां के यात्री है दोस्तों? तो नूनीज जो है यह पुर्तगाली यात्री है। कहां से है दोस्तों? यह पुर्तगाल से आया था, जहां से वास्को डी गामा वगैरह थे, ठीक है। और ये किसके शासनकाल में आया था? तो याद रखेगा अच्युत देवराय, ठीक है। संगम काल में अच्युत देवराय का शासनकाल था, यह उनके शासनकाल में आया था, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे। तो क्या गलत है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 गलत है। क्यों गलत है आपने ये भी देख लिया और बाकी के बारे में डिटेल में पढ़ लिया। जब तक ऐसे आप नहीं पढ़ेंगे तब तक दोस्तों मजा नहीं आएगा। अब बात आती है, कई सारे बच्चे की सर हट जाते तो स्क्रीनशॉट ले लेते। देखिए स्क्रीनशॉट मत लीजिए, उससे अच्छा है कि आप एक किताब ले लीजिए। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये सब कुछ बातें इस किताब में दी गई हैं और एक्स्ट्रा ही बातें दी गई। यहां बोर्ड पे जगह नहीं इसलिए कम चीजें लिखी हुई, इसमें ज्यादा चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो जीएस को दोस्तों इसी तरह से मैंने पूरी किताब तैयार किया है। हर बार आप जीएस को डिटेल में पढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन को, लेकिन इस बार मैंने क्या किया, डिस्क्रिप्शन चेंज कर दिया कि मान लीजिए आयोग ने सवाल दिया तो कल को आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, उस सवाल से और कितने सवाल बन सकते हैं, उसलिए दोस्तों ये किताब इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से आप सभी ऑर्डर कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़िए। मेंस 2017 में पूछा गया सवाल है, मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल है। सुनिए क्या दिया है, लिख रहा है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। क्रिप्स मिशन हो गया, नेहरू रिपोर्ट हो गया, अगस्त प्रस्ताव हो गया और वेवेल योजना हो गया। जिन बच्चों को इसका सन नहीं याद होगा कि कौन सी घटना कब घटी, वो कैसे सेट करेंगे भाई? आपसे सीधा सीधा बोला है कि काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना, उसको अरेंज करना है, उसका ऑर्डर सेट करिए। तो जब आपको पता होगा तभी तो सेट करेंगे। आइए हम लोग सेट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आता नेहरू रिपोर्ट। और नेहरू रिपोर्ट किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों? नेहरू रिपोर्ट किसने प्रस्तुत किया था? मोतीलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। कब प्रस्तुत किया था दोस्तों? तो याद रखेगा, देखिए अगर हम जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ते तो सबसे पहले 1929 में जाके जब दोस्तों तिरंगा फहराया जाता है, तब दोस्तों हम पढ़ते हैं जवाहरलाल नेहरू का नाम। उसके 1929 के पहले के जितने भी काम है वो सब मोतीलाल नेहरू जी के नाम से हैं। चाहे वो स्वराज पार्टी की स्थापना हो जाए, चाहे वो दोस्तों नेहरू रिपोर्ट की बात आ जाए, तो 1928 में दोस्तों इस नेहरू रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया था। कब दोस्तों? अगस्त में। अगस्त में कब? 10 अगस्त को, ठीक है। 10 अगस्त 1928 को यह नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। इसी दौरान दोस्तों 14 सूत्री कार्यक्रम जिन्ना ने प्रस्तुत किया था, ठीक है, वो भी याद रखेगा। अच्छा, अगस्त प्रस्ताव की घटना जो दोस्तों कब से है? तो अगस्त प्रस्ताव में नाम भी अगस्त है, तो ये तो कंफर्म हो गया सर, अगस्त की घटना है। और अगस्त में कब दोस्तों? तो याद रखेगा 8 अगस्त की घटना है। 8 अगस्त 1940 में यह अगस्त प्रस्ताव आया था। क्रिप्स मिशन जो फेल हो गया था दोस्तों, स्टैनफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। ये कब आया था दोस्तों? तो आया था 22 मार्च 1942 को, ठीक है। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था दोस्तों? इसकी अध्यक्षता कर रहे थे स्टैनफोर्ड क्रिप्स। कौन थे दोस्तों? स्टैनफोर्ड क्रिप्स, ठीक है, ये इसकी दोस्तों अध्यक्षता कर रहे थे। तो ये आप याद रखेंगे। इसी तरह से जो वेवेल योजना है दोस्तों, ये वेवेल योजना कब आई थी? ये तो 1945 में आई थी, 14 जून 1945 को, ठीक है। 14 जून 1945 को ये वेवेल योजना आई थी। और इसके बाद दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन योजना जो है वो एकदम आखिरी में आया हुआ। तो ये सन आपको पता होना चाहिए। जब ये सन पता होगा तो आप फटाफट सेट करेंगे। देखिए जैसे क्रिप्स में हमने लिख दिया 1942, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट का लिख दिया 1928, शॉर्टकट में वेवेल का लिख लिया दोस्तों 1945 और अगस्त प्रस्ताव का लिख लिया 1940। अब आप सेट कर लीजिए। तो 28 वाला पहले है, यानी पहले आएगा 3 नंबर, उसके बाद आएगा 1940 यानी 2 नंबर, उसके बाद आएगा 1 नंबर, उसके बाद आएगा 4 नंबर। तो 3 2 1 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। 3 2 1 4 मतलब क्या उत्तर है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही है, 3 2 1 4 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? इस तरह से पढ़ना है। नहीं पढ़ते हो तो अभी से पढ़ना शुरू कर दो। पीछे का वीडियो नहीं देखा तो जीएस के वीडियो जाके देख लो। देखो हिंदी मैंने जबरदस्त पढ़ाया है। हिंदी तो इतना पढ़ा दिया कि लोग मुझे हिंदी के जो है टीचर के रूप में, अध्यापक के रूप में ही जानते हैं। लेकिन मैं अपने आप को दोस्तों एज ए स्टूडेंट मानता हूं और मैं हर विषय को पढ़ना पढ़ाना चाहता हूं।
ठीक है, इसीलिए मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूं, अन्यथा कैसे कोई पढ़ाएगा बताइए? हिंदी का टीचर कैसे जीएस पढ़ा सकता है? एक लाइन नहीं पता होगा लोगों को। आइए आगे बात करते हैं, वर्ड इंडियन ज्योग्राफी के सवाल देखते हैं, इसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी का एक सवाल दोस्तों मेंस परीक्षा 2017 में आया कि चेरुथनी बांध किस नदी पर अवस्थित है? कौन सा बांध दोस्तों? चेरुथनी बांध। बच्चे परेशान, ठीक है। क्या होता है ना कि बच्चे ज्यादातर ये बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, राजस्थान यहीं तक रह जाते हैं, ठीक है, यहीं तक रह जाते हैं, वो दक्षिण की तरफ नहीं जा पाते, यही नुकसान हो जाता है। तो यहां ऑप्शन दिया दोस्तों, पेरियार नदी, पंपान नदी, भवानी नदी, काबिनी नदी। कुछ तो ऐसी नदियों का नाम दे दिया जो सुना ही नहीं था, जैसे दे दिया काबिनी नदी। अब बच्चों ने कहा सर इस नाम की भी कोई नदी होती है क्या? होती है, और यह किसकी सहायक नदी है? कावेरी की सहायक नदी, ठीक है। काबिनी नदी किसकी सहायक नदी है? कावेरी की सहायक नदी है। इसी तरह से सर हमने तो पढ़ा था भवानी पार्वती जी का नाम होता है, क्या भवानी नाम का नदी भी है? जी हां, भवानी नाम का नदी भी है। फिलहाल आइए मुद्दे पे बात करते हैं, पेरियार याद रखिएगा, ठीक है। एक दोस्तों मुल्ला क्या ना, मुल्ला दाऊद बांध है ना, वो भी दोस्तों इसी पर है। बाकी चेरुथनी बांध भी कहां पर बना हुआ दोस्तों? तो याद रखेगा पेरियार नदी पर बना हुआ है, याद रखेंगे। तो चेरुथनी बांध कहां पर आ जाएगा दोस्तों? याद रखेगा पेरियार नदी। और पेरियार नदी है कहां पर? तो ये केरल में बहने वाली नदी है, ठीक है। वेम्बनाड झील का नाम सुना, वहीं तक जाती दोस्तों, तो याद रखेगा ये। अच्छा, लोकेशन भी कभी कभी पूछ लेता, तो याद रखेगा ये इसका लोकेशन कहां पर है? इडुक्की में है। कहां पर दोस्तों? इडुक्की, याद रखेंगे। अगला सवाल लिख रहा है कावेरी की सहायक नदी कौन सी? अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया हूं कि कावेरी की सहायक नदी कौन सी है? काबिनी नदी। कौन सी है दोस्तों? काबिनी नदी जो दिया ऑप्शन में, ये सहायक है। लिख रहा काबिनी नदी का प्रवाह क्षेत्र कहां पर है? ये काबिनी नदी दोस्तों कहां पर बहती है? ये कभी सवाल आएगा तो क्या बताएंगे? कर्नाटक और केरल के मध्य बहती है। कहां पर दोस्तों? कर्नाटक एवं केरल के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? काबिनी नदी। जो भवानी नदी आप पढ़ रहे हैं, भवानी नदी दोस्तों कहां पर है? तो याद रखेगा ये केरल और तमिलनाडु के बीच में बहती है। कहां पर दोस्तों? केरल एवं तमिलनाडु के मध्य कौन सी नदी बहती है? याद रखेंगे भवानी नदी बहती है। इस तरह से दोस्तों जब आप याद करेंगे, यानी जो आपके ऑप्शन में भी है, आपको वो भी चीजें पढ़नी है, आपको समझना पड़ेगा, तब जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हाँ क्या पूछा है सवाल में, ठीक है। ये भारत के भूगोल से सवाल है। अगला सवाल देखते हैं विश्व के भूगोल से, वर्ल्ड ज्योग्राफी का सवाल देखते हैं और देखते हैं कि उसमें आप कितना अच्छा जो है तैयार है। तो मेंस परीक्षा 2017 का भी सवाल है। लिख रहा लोम्बेक जलडमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? कौन सा दोस्तों? लोम्बेक। अब बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है, ठीक है। हमारा जीवन काल दोस्तों यही मलक्का में रह जाता है, बेरिंग जल संधि में रह जाता है। हम कभी इंडोनेशिया साइड में जो ढेर सारे जल संधि है ना, उस पर ध्यान नहीं देते, और परीक्षा में ज्यादातर मैं देखा हूं कि वहीं फंसने वाला चांस होता है, ठीक है। बाकी तो ज्यादातर चीजें पता होती हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको बताना है कि लोम्बेक जलडमरू मध्य कहां पर है, तो याद रखेगा। अच्छा, यहां पर लिख रहा दोस्तों जावा और बाली के मध्य ना, तो सबसे मतलब जो दिमाग में जाता है कि जावा और बाली टिक कर लें। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोगों के ये जबान पे रटा हुआ है जावा और बाली, ठीक है। तो याद रखेगा सुंडा जलडमरू मध्य का नाम सुना होगा, वो जावा और बाली के बीच में आएगा। कौन सा आएगा? जो आप सुंडा पढ़ते हैं, ठीक है। सुंडा का यहां बाली भी सुंडा मत करिए, बाली करिए, ठीक है। जावा और बाली के बीच में कौन सा जलडमरू मध्य है? बाली जलडमरू मध्य, ठीक है। दो जल संधियां यहां पर जुड़ती हैं दोस्तों, इसलिए इसे जलडमरू मध्य कहा जाता है, ये याद रखेगा, ठीक है। अच्छा, यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा? दो द्वीप की बात कर रहा है, तो ये बाली और लोम्बेक होगा या लोम्बेक और सांबावा होगा? तो याद रखेगा दोस्तों ये सांबावा मत करेगा, भी सांबावा के बारे में आपको बता देता हूं। देखिए एक जगह है दोस्तों जिसका नाम है संबाव। क्या नाम है दोस्तों? संबाव। और एक जगह दोस्तों जिसका नाम है संबावा। अब दोनों दो जगह है, ठीक है। जब आपसे कभी परीक्षा में संभाव दे दे, तो संभाव यहां नहीं है। संभाव कहां पर दोस्तों? ये आपने अफ्रीका में मेडागास्कर का नाम सुना होगा। क्या सुना होगा? अफ्रीका में मेडागास्कर का नाम सुना होगा। मेडागास्कर का नाम सुना होगा। ये दोस्तों संभाव वहां पर है। लेकिन जब कभी संभावा पूछे तब याद रखेगा वो संभावा कहां पर? ये इंडोनेशिया द्वीप समूह के पास में स्थित है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। ये कहां पर दोस्तों? अगर ये पूछेगा तो ये बताएगा ये आपके इंडोनेशिया द्वीप समूह का हिस्सा है, ठीक है। इंडोनेशिया द्वीप समूह, समझ में आ रहा है ना बात? याद रखेगा संभाव और संभावा। मैं भी पढ़ा तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, लेकिन फिर ध्यान में आया कि नहीं, मुझे संभावा के बारे में जानकारी, क्यों झूठ बोलना? दुनिया में बहुत सारे लाखों द्वीप हैं, क्या सब मुझे पता है? क्या नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वही तो पता रहेगा। यह पता था कि संभाव नाम का है और वो मेडागास्कर में पड़ता है, ठीक है। लेकिन नहीं पता था कि संभावा कहां पर है। तो मैं सोचने लगा कि भाई लोम्बे, कहीं ऐसा तो नहीं कि संभावा इधर लोम्बे, लेकिन ये ध्यान में कि लोम्बेक तो हमने पढ़ा है जावा सुमात्रा साइड में, ठीक है, बाली साइड में, और संभाव मेडागास्कर कैसे दे रहा दोनों कनेक्शन। बाद में पढ़ा तो पता चला ये संभाव है और ये संभावा है, तो इतना ज्यादा जो है अंतर मिला। आगे लिख रहा है दोस्तों मलय प्रायद्वीप
और सुमात्रा के बीच में, सुमात्रा के मध्य स्थित है। क्या स्थित है दोस्तों? तो इस जल संधि का नाम है मलक्का जल संधि। कौन सी जल संधि? मलक्का। मलय, मलय से याद रखेगा मलक्का, यहां बाली से बाली हो जाएगा, मलक्का जल संधि। ठीक है, यहां पर क्या दोस्तों? मलक्का जल संधि है। लिख रहा है संभावा स्थित है। संभावा, संभाव नहीं पूछ रहा है, संभावा पूछ रहा है। तो संभावा क्या बताएंगे दोस्तों? बताया तो आपको कि इंडियन ओशिया द्वीप समूह के पास स्थित है, या फिर और डिटेल में अगर आप जानना चाहें तो याद रखेगा जो सुंडा द्वीप समूह बताया ना अभी आपको, सुंडा द्वीप समूह, ये उसका हिस्सा है, सुंडा द्वीप समूह का। ठीक है, अच्छा याद अभी कहेंगे सर, एक बार आपने कहा इंडोनेशिया द्वीप समूह। देखो इंडोनेशिया ना दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला द्वीप है। अगर महाद्वीप पूछेगा तो क्या बताएंगे? एशिया। अगर पूछे जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप, ठीक है, क्या पूछे दोस्तों? जनसंख्या के अकॉर्डिंग क्या आपसे पूछ ले? महाद्वीप पूछ दे, तो वो महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? एशिया महाद्वीप है। कौन सा है? एशिया महाद्वीप। लेकिन अगर आपसे दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप पूछ ले, जहां सबसे बड़ा मतलब किस क्षेत्रफल के मामले में नहीं, बड़ा तात्पर्य क्या दोस्तों? जनसंख्या घनत्व के मामले में। ठीक है, तब आप क्या बताएंगे दोस्तों? तब आपका जवाब होगा इंडोनेशिया। ठीक है, तो इंडोनेशिया कई हजार द्वीपों का समूह है, और वहां पर एक छोटा द्वीप समूह का हिस्सा है जिसका नाम है सुंडा, वो भी द्वीप समूह कहा जाता है। अच्छा, द्वीप किसे कहते हैं मैं थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। ऐसे भूखंड, भूखंड मतलब भूमि का खंड, जिसके चारों तरफ क्या हो दोस्तों? जल हो। जिसके चारों तरफ जल हो, जिसके चारों तरफ जल हो, वही क्या कहलाता है दोस्तों? वो द्वीप कहलाता है। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते कि द्वीप किसे कहते हैं। अगर यही भूखंड बहुत बड़ा हो जाएगा और उसके चारों तरफ जल होगा तो क्या हो जाएगा? द्वीप ना बोल के फिर उसे हम कहेंगे महाद्वीप। ठीक है, अब आप पढ़ते हैं भारत एक क्या है? प्रायद्वीप है। ये प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? आइए इधर जगह देख लीजिए, ये देखिए गुजरात है, ठीक है, और ये मुंबई, कर्नाटक, केरल और फिर तमिलनाडु होते ये बना, जिसके तीन तरफ दोस्तों जल हो, जिसके तीन तरफ से जल हो। भारत क्या है दोस्तों? तीन तरफ से जल से घिरा है, तो जिसके तीन तरफ जल होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। जिसके चारों तरफ जल होता है उसे क्या कहते हैं? उस भूखंड के चारों तरफ जल है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। आई बात समझ में? कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते चलिए। समझ में आ गया यहां पर क्या आंसर? ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा। अब वो चैप्टर पढ़िए जो आप नहीं पढ़ते हैं। कौन सा चैप्टर दोस्तों? जनसंख्या नगरीकरण का सवाल। ठीक है, ये सवाल भी देखिए प्री परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है। सवाल था कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता दर और नगरीकरण के स्तर में द्वितीय स्थान रखता है? काश की यहां प्रथम स्थान पूछ दिया होता, काश की क्या पूछ दिया होता? प्रथम स्थान, वो भी किसमें दोस्तों? साक्षरता में। ठीक है, लिटरेसी में। तो हम जाते हैं दोस्तों, भारत का सबसे साक्षर जिला कौन सा है दोस्तों? हम पढ़ते हैं केरल है। क्या पढ़ते हैं? केरल पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन मामला ऐसा था कि दिया नहीं केरल का नाम, आपसे दूसरा पूछ दिया। ठीक है, अब बच्चा सोचेगा, यहां मैं बताऊं कहानी, हर बच्चा ना महाराष्ट्र टिक करता है, और मैं आपको बता दूं महाराष्ट्र गलत जवाब है। सोचता है कि मुंबई में ढेर सारे पढ़े लिखे लोग हैं तो वहां की साक्षरता ज्यादा होगी, और वहां पे नगर भी हैं तो नगरीकरण भी होगा। ये सोचकर ज्यादातर बच्चा महाराष्ट्र टिक करता है, लेकिन उत्तर क्या होगा सही दोस्तों? याद रखेंगे मिजोरम सही जवाब होगा। यहां तमिलनाडु, त्रिपुरा और महाराष्ट्र सब गलत जवाब है। थोड़ा सा और मैं क्वेश्चन अलग देता हूं आपको, सुनिएगा। लिख रहा है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या परसेंटेज वाला राज्य, मैं पीछे भी पढ़ा चुका हूं कि सबसे ज्यादा जनसंख्या प्रतिशत कहां रहती दोस्तों? तो हमने पढ़ा दोस्तों गोवा में नंबर 1 पर, और नंबर 2 पर क्या बताया था आपको? मिजोरम बताया था। क्या बताया था? मिजोरम बताया था। और सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य की बात करते हैं, केंद्र शासित की बात नहीं कर रहा हूं, राज्य की, तो पहले नंबर पे केरल है, दूसरे नंबर पे क्या दोस्तों? मिजोरम है। केरल और मिजोरम। ठीक है, प्रश्नानुसार जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर और नगरीकरण में द्वितीय स्थान पर कौन दोस्तों? तो याद रखेगा यह भी आंकड़ा जारी हुआ था, और यहां पर दोस्तों कौन है? मिजोरम है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे सवाल। तो यहां से जाके सवाल पूछा, यानी तुक्का मारने वाले यहीं पर गलत जवाब कर देते हैं। ठीक है, तो तुक्का मारने वाली कंडीशन नहीं, यहां पर आपको पढ़ना पड़ेगा, वो भी डीप पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। भारतीय राज्य व्यवस्था से दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। मेंस 2017 का सवाल है, सुनिए क्या दिया है। लिख रहा है ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? यह बताइए। ठीक है, सबसे पहले पंचायती राज के बारे में दोस्तों किसने बताया? अब जिनके जबान पे रटा है ना, वो लोग हमेशा बलवंत राय मेहता की बात करते हैं। देखिए बलवंत राय मेहता ने पंचायती राज के त्रिस्तरीय व्यवस्था को जन्म दिया, उसके बारे में बताया, इसलिए हम बलवंत राय मेहता के बारे में पढ़ते हैं, जो कि 1957 से संबंधित है। ठीक है, जो हम बलवंत राय मेहता की बात करते हैं, बलवंत राय मेहता की बात करते हैं, ये मेहता साहब दोस्तों त्रिस्तरीय
पंचायती राज व्यवस्था की बात होती है यहां पर, ठीक है, पंचायती राज की बात करते हैं, इसलिए दोस्तों इन्हें याद किया जाता है। और ये सिस्टम दोस्तों उन्होंने 1957 में दिया था, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर पूछे कि पहली बार पंचायती राज के बारे में किसने बताया, तो याद रखेगा मोहनदास करमचंद गांधी। क्या नाम दोस्तों? मोहनदास करमचंद गांधी ने दोस्तों, करमचंद गांधी ने सबसे पहले दोस्तों इसके बारे में बताया था, ठीक है। और इन्हीं के आधार पर दोस्तों, मतलब इन्हीं के अनुसार दोस्तों अनुच्छेद 40 जो हमारे संविधान का है वो भी इसी को समर्पित है, पंचायती राज को समर्पित है, ग्राम पंचायत को, ठीक है। तो उसको याद रखेंगे। फिलहाल आपका यहां क्या संबंधित हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। लेकिन आप पंचायती राज व्यवस्था का जनक दोस्तों किसे कहा जाता है, तो अगर आपसे जनक पूछे तो क्या बताएंगे दोस्तों? अच्छा यहां देखिए, यहां पूछा है नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था, यानी किसने सबसे पहले दिया था। तो दोस्तों यहां वो मत करेगा। अब जो बलवंत राव मेहता जी थे दोस्तों, यहां इनका नाम आके जुड़ जाता है, क्योंकि बलवंत राव मेहता ने सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया। और कब बताया? 1957 में, इसलिए इन्हें जनक का दर्जा दिया गया। पंचायती राज व्यवस्था की सर्वप्रथम शुरुआत कब और कहां से किया गया दोस्तों? ये पंचायती राज दोस्तों कहां से स्टार्ट हुआ था? तो बच्चा जानता है कि गांधी जयंती के दिन ही 11 अक्टूबर 1959 को, ठीक है, कहां से दोस्तों? नागौर कहां है दोस्तों? राजस्थान में, ठीक है। यहां से दोस्तों इस पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ होता है। लेकिन आप पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने का सिफारिश किसने किया था? तो याद रखेंगे अशोक मेहता समिति ने किया था, ठीक है। अशोक मेहता जी ने किया था। और कब किया था दोस्तों? 1977 में किया था। कब किया था? 1977 में, ठीक है। तो याद रखेगा द्विस्तरीय। इसी तरह से 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था भी है, उसे भी ध्यान देंगे। तो ये सब पढ़ते चलिए। अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहां भौतिक विज्ञान से संबंधित सवाल दे रहा है, भौतिक रसायन का सवाल है और मेंस परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है। लेकिन नाभिक के आकार की कोटि कितनी होती है? अब आप समझेंगे दोस्तों कि फिजिक्स जैसे चैप्टर से दोस्तों इतना डिटेल में जाके सवाल पूछ रहा है, केमिस्ट्री का सवाल है, ठीक है, इतना डिटेल में जाके सवाल पूछ रहा है कि बताइए नाभिक का जो आकार है वो कितना होता है। अब दो चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा कि दोस्तों आकार में मीटर पूछा है या फिर आपसे सेंटीमीटर पूछा है, ठीक है, मीटर पूछा या सेंटीमीटर पूछा है, दोनों के जवाब अलग अलग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों जैसे जब 1000 सेंटीमीटर की बात करते हैं तो उसमें आंकड़ा बदलता है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूं कि ये जरूर केयर करिएगा कि क्या पूछा, मीटर पूछा है सेंटीमीटर। तो यहां पर दोस्तों अगर ऐसा कुछ नहीं दिया तो मीटर में आंकड़ा होगा दोस्तों, याद रखेगा 1 × 10⁻⁻15 मीटर होगा, ठीक है। क्या होगा दोस्तों? मीटर करिएगा, सेंटीमीटर मत करिएगा, ठीक है। सेंटीमीटर वाला गलत हो जाएगा, तो -15 जो घात आएगी वो आपका जवाब होगा। अच्छा, एक सवाल और इसी तरह से पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ये आवेश कितना होता है दोस्तों? कितने कूलाम होता? कूलाम में आंकड़ा आता है, तो याद रखेगा यह होता 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। कितना होता है दोस्तों? 1.6 × 10⁻−19 कूलाम होता है, याद रखेगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो हम लोग कई बार इसे पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने किया था। किसने किया था? जे टॉमसन ने। अच्छा, जिस नाभिक की यहां पे बात हो रही है, इस नाभिक की खोज किसने किया था? ठीक है, तो याद रखेगा रदरफोर्ड ने दोस्तों, रदरफोर्ड ने नाभिक की भी खोज किया है, रदरफोर्ड ने। और रदरफोर्ड जी ने क्या किया है? प्रोटॉन की भी खोज किया है, ठीक, प्रोटॉन की भी। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया दोस्तों? तो याद रखेगा चैडविक ने किया है। किसने किया है? चैडविक ने किया है, ठीक है। कह रहा परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं, तो नाभिक में क्या पाए जाते हैं दोस्तों? तो नाभिक में P+ यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर क्या करता है? चक्कर लगाता है, ठीक है। तो ये भी पढ़िएगा, ये सारी बातें है ना, इन सब तथ्यों को याद रखिए। इतने डीप में जाके सवाल पूछता है। जिन बच्चों ने पीछे के वीडियो लेक्चर नहीं देखे, जाके देखिए। ऐसे इत्मीनान से हम चर्चा करते हैं, हम घड़ी देख के चर्चा नहीं करते हैं। और जितने सवाल मैं आपको कम टाइम में पढ़ा देता हूं ना, इतने सवाल कोई पढ़ाने वाला नहीं है। अच्छा, हर बच्चे सोचता है कि सर लाइव क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? अरे लाइव आकर के गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, बहुत अच्छा, एकदम जवाब दीजिए, आइए आइए। एक ट्रेलर दिखाता हूं लाइव वालों का, ठीक है। अब लाइव वालों को हिसाब किताब क्या है? आधा दिमाग, सवाल पे दिमाग कम, फोकस कहां पड़ा है कि कितना बच्चा जो है कमेंट दे रहा है, कितना बच्चा इस समय लाइव है, पूरा फोकस उसी पे है। हम जो है सही तरीके से आ रहे हैं कि नहीं, एकदम फिट, मतलब पूरा ध्यान कहां है? वहां पड़ा हुआ है। तो आदमी का फोकस ना पढ़ाने पे कम रहता है। यहां तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं कब क्लास स्टार्ट कर रहा हूं और कब क्लास समाप्त कर रहा हूं। वहां पे क्या होता है कि एकदम पूरा दिख रहा है, तो हमेशा फोकस कहां रहता है? कमेंट पे। अच्छा, आपने क्या जवाब? बहुत बढ़िया जवाब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, क्या बढ़िया जवाब। आओ सीधे सीधे सवालों की बात करते हैं। हर बच्चा अपने आप को खुद ही भांप सकता है कि हाँ भाई ये सवाल दिया है नितिन सर ने, चलो इसी सवाल बात करते हैं, इस सवाल को कितने बेहतर ढंग से हम लोग पढ़ सकते हैं।
रैंडम सवाल आया ना हमारे सामने, ऐसा तो नहीं कि हमको इसी सवाल पे प्लान करके आए, किसी सवाल पे बातचीत करना है, रैंडम सवाल ले लिया और इस पे दोस्तों हमें कितना डिटेल में क्या क्या पूछा जा सकता है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। और आपके मन से जो जो सवाल निकलेगा ना, मैं उन सब सवालों का उत्तर दूंगा, जबकि मैं लाइव नहीं हूं। अब मैं दिखाता हूं आप क्या पूछने वाले हैं, सुनिए। प्री परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। भाई 4 लाइन दिया है तो कोई एक गलत होगा, वही ढूंढना आपको, ठीक है। अच्छा, पॉइंट क्या लिख रहा है दोस्तों, लिख रहा है माइसेटीन। क्लोरोमाइसेटीन जो है दोस्तों, ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, टाइफाइड नासी है। टाइफाइड होता है ना लोगों को, बुखार, ठीक है, तो टाइफाइड नासी दवा दोस्तों क्लोरोमाइसेटीन बोलते हैं। क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। क्रिस्टल वायलेट दोस्तों प्रतिरोधी होता है, क्या यह सही है, बिल्कुल से, जो बच्चा पढ़ा रहेगा वही बताएगा सही है। क्विनैन, जिसे क्विनैन भी कहते हैं दोस्तों, ये मलेरिया रोधी माना जाता है, ठीक है। सिनकोना की छाल से क्विनैन प्राप्त किया जाता है। कहां से दोस्तों, सवाल आता है कि क्विनैन कहां से मिलता है, तो क्या बताएंगे, सिनकोना नामक एक वृक्ष होता है, उसकी छाल से दोस्तों क्विनैन मिलता है और ये मलेरिया रोधी होता है। ये लास्ट में जो एस्प्रिन लिख रहा है निश्चेतक ना, ये गलत है। अब बच्चे के दिमाग में नया सवाल आया, सर अगर ये गलत है तो एस्प्रिन है क्या। ये जो सवाल आया, ये तो आयोग का सवाल था ना। अब जो आपके मन से सवाल निकाल रहा है कि सर एस्प्रिन क्या है, इसका प्रयोग कहां होता है, तो उसी से संबंधित मेरा अगला सवाल है कि एस्प्रिन का उपयोग होता है। तो दोस्तों एस्प्रिन जो होता है ना, ये दर्दनाशक दवा है। क्या दोस्तों, दर्दनाशक। सर जैसा वो पैरासीटामॉल होता है, हाँ उसी तरह से एस्प्रिन क्या होता है, दर्दनाशक दवा है। फिर सर ये जो निश्चेतक दिया है, ये निश्चेतक मतलब क्या होता है, निश्चेतक मतलब दोस्तों अंग का सुन्न हो जाना। अंग का क्या हो जाना दोस्तों, सुन्न हो जाना। सुन्न होना का मतलब क्या दोस्तों, जैसे जब किसी का ऑपरेशन वगैरह होता है तो वो पार्ट सुन्न कर दिया जाता है। अच्छा, उसकी बात कर रहे हैं, हाँ उसी को निश्चेतक कहते हैं, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे बात बढ़ते हैं दोस्तों, लिख रहा है क्लोरोमाइसिटीन का उपयोग कहां पर होता है दोस्तों, तो बताया तो कि यह टाइफाइड नासी है। क्या दोस्तों, यह टाइफाइड नासी होता है। इसी तरह से लिख रहा है परजीवी कीड़ों के संक्रमण और जीवाणु संक्रमण के लिए दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखेंगे ये परजीवी कीड़े या फिर जीवाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बैक्टीरिया कहते हैं, और विषाणु को इंग्लिश में वायरस कहते हैं। यहां जीवाणु की बात किया, ठीक है। तो इससे संबंधित कौन है दोस्तों, तो वही जो प्रतिरोधी वाले हैं, क्रिस्टल वायलेट। क्या है दोस्तों, क्रिस्टल वायलेट। अच्छा, एक सवाल यहां पे मैं आपको देना चाहूंगा, ठीक है। कभी कभी जो डॉक्टर होते हैं ना, वो डॉक्टर क्या करते हैं दोस्तों, निश्चेतक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, सवाल आता है तो याद रखिएगा नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं निश्चेतक के रूप में डॉक्टर लोग, ठीक है। अब मुझे पता है, अब कितने सारे बच्चों के दिमाग में नहीं 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 सर आपने गलत बताया, हमने पढ़ा है नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस होता है। तो मैं कहां कह रहा हूं नहीं होता है, होता है लाफिंग गैस। इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस गैस के संपर्क में आने से व्यक्ति क्या करने लगता है, हंसने लगता है, वो अपने हंसी पर कंट्रोल खो देता है। कई सारा मूवी देखा होगा, एक मूवी मुझे याद आ रहा है, अक्षय कुमार की मूवी है, डॉग के ऊपर बनी है, एंटरटेनमेंट, ठीक है। लास्ट में क्या होता है दोस्तों, वहां पर एक गैस छोड़ दिया जाता है, लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड। लेकिन डॉक्टर लोग दोस्तों निश्चेतक के रूप में दोस्तों इसका प्रयोग करते हैं। ना भरोसा होगा तो इस सवाल को पहले गूगल सर्च कर लीजिएगा ना, फिर मान जाइएगा, क्योंकि कई बार आप मानते नहीं हो बात को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों को मैंने ये भी आ रहा होगा कि सर निश्चेतक को एक इंग्लिश में नाम मेरे भी टंग पे नहीं आ रहा, बहुत अच्छा नाम है कि बेहोशी के लिए दोस्तों बहुत बढ़िया नाम है, आप कमेंट करके बताना, मेरे एकदम जबान पे था, ठीक है, अभी था जब ये लाफिंग गैस लिख रहा था, फिर स्किप कर गया, अभी याद आएगा तो मैं बता दूंगा। उसका यूज किया जाता है, उसको यूज क्या किया जाता है, उसे निश्चेतक के रूप में जानते हैं, उस सुन्न करने की प्रक्रिया को बोलते हैं, उसको एक इंग्लिश में अच्छा नाम है उसका, ठीक है। निश्चेतक लोग नहीं बोलते हैं, ठीक है, उसका कुछ अच्छा सा नाम मुझे क्लियर नहीं याद आ रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से दोस्तों कई सारे विषय के लिए किताबें भी लॉन्च की गई हमारे पास। देखिए यहाँ समीक्षा अधिकारी के लिए भी किताबें हैं, ऐसे अलग अलग विषय के लिए, अलग अलग कोर्स के लिए भी किताबें, अलग अलग परीक्षा के लिए भी किताबें। आप जुड़िए तो सही, जितने अच्छे ढंग से दोस्तों अपनी क्लास देते हैं ना, इतने अच्छे ढंग से हम किताबों पर काम किए हैं, इतने अच्छे ढंग से दोस्तों हमारे पास और भी काम है, ठीक है। तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर, आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं या फिर सीधे वेबसाइट एप्लीकेशन पर विजिट करके आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। आगे बढ़े दोस्तों, अगला सवाल है इकोनॉमिक्स का, और ये सवाल दोस्तों मेंस 2017 का। यार मुझे बार बार ये सब 2017 यार, मैं एक बार चेक कर लूं क्या, आप कहो तो रख देता हूं, बाद में चेक कर लूंगा। बच्चे कहेंगे सर उत्तर देखने के लिए चेक कर रहे हैं, ठीक है, बच्चों का कोई ठिकाना नहीं। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल सारे सवाल
जो आपके परीक्षा में पूछे गए मैं उन्हीं सवालों को दे रहा हूं, पहले उत्तर बता देता हूं, बाद में चेक कर लूंगा, ठीक है, इतना चलेगा ना। चलो आ जाओ, लिख रहा जीएसटी किस तरह का, अब यही सब चोरी करने के लिए कहोगे, चोरी करने लायक सवाल भी होना चाहिए कि हाँ इसका उत्तर मुझे नहीं आ रहा, और नहीं आता तो नितिन सर वैसे ही सरेंडर कर देते कि भैया आप ढूंढ लेना, ठीक है। लिख रहा है जीएसटी किस तरह का कर यानी टैक्स है, तो जीएसटी दोस्तों प्रत्यक्ष कर नहीं है, जीएसटी क्या दोस्तों अप्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर में क्या आता है दोस्तों, तो प्रत्यक्ष कर में जैसे आयकर आता है जिसे इनकम टैक्स कहते हैं, ठीक है, धन कर आता है, वेल्थ टैक्स कहते हैं इसे, ठीक है, धन कर, ठीक है, वेल्थ टैक्स कहते हैं, तो ये सब आता है। अप्रत्यक्ष कर में जीएसटी वगैरह आ जाती है, सर्विस टैक्स वगैरह आ जाता है, ठीक है। ये वस्तुओं और के सेवाओं नहीं, ये गलत है, तो बी वाला दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए कुछ अच्छी बात करते हैं। लिख रहा भारत में जीएसटी किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया, किस समिति की सिफारिश पर दोस्तों जीएसटी लागू किया गया भारत में, तो याद रखेगा ये सवाल कभी पूछे ना तो बताएगा दोस्तों विजय केलकर समिति, कौन सी, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर दोस्तों इसे सबसे पहले लागू किया गया था। भारत में जीएसटी को लागू किया गया, कब लागू किया गया दोस्तों, तो 1 जुलाई 2017 को दोस्तों पहली बार जीएसटी लागू किया गया, इसलिए 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है, जीएसटी दिवस मनाया जाता है। तो हो सकता है परीक्षा में पूछ दे कि जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है। लिख रहा है जीएसटी बिल पारित करने वाला पहला राज्य कौन है भारत का, तो याद रखेगा प्रथम राज्य जो है वो है दोस्तों असम। कौन है दोस्तों, असम ने सबसे पहले जीएसटी बिल पारित किया था। और सवाल लिखिए दोस्तों, विश्व में सबसे पहले जीएसटी किसने पारित किया, ठीक है, जीएसटी कहां पर लगा, तो विश्व में दोस्तों बात करेंगे तो 1954 ईस्वी में पहली बार जीएसटी कहां लगा था दोस्तों, फ्रांस में लगा था, ठीक है। अच्छा, भारत में जीएसटी का जनक किसे कहा जाता है, भारत में जीएसटी का जनक, अब फिर बच्चा बताएगा सर विजय केलकर, नहीं, अब यहां उत्तर चेंज करिए, विजय केलकर मत करेगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहा जाता है। फिर बच्चा कहेगा अरे सर रुकिए पहले गूगल सर्च करने दीजिए, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहा जाता है। आप कुछ भी पढ़ा देंगे, कर लो गूगल सर्च, मिल जाएगा सही उत्तर तो बता देना, ठीक है, यही उत्तर है। और कई बार तो दोस्तों गूगल सर्च में हम तो कम लिख दिए हैं, गूगल सर्च में आपको मिलेगा विश्व में जीएसटी का जनक, ठीक है, लेकिन फिलहाल विश्व में ना कहिए, भारत में जीएसटी का जनक किसे कहा जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहा जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब 1998-99 के दौरान बनी थी, उस समय दोस्तों पश्चिम बंगाल के एक वित्त मंत्री थे, कोई गुप्ता जी थे, उनकी सिफारिश, उनको जो है लगा करके दोस्तों, जिस तरह से यहाँ टास्क फोर्स बनाया गया, एक समिति बनाया गया, एक कमेटी दोस्तों उनको लेकर बनाया गया था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, गुप्ता जी थे, ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। तो वो अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में ही काम शुरू हुआ था, ठीक है, बाद में जीएसटी आके लागू होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब उत्तर देख ले, एक मिनट इसको बंद करते हैं, पहले उत्तर देख, मतलब उत्तर नहीं, ये देख लें कि सन वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि बार बार 2017 आ रहा है ना, तो मुझे वहां से डाउट हो रहा है कि 2017 ही चल रहा है या फिर कहीं कुछ ऐसा नहीं, क्योंकि अगर सीक्वेंस गड़बड़ होगा ना तो बच्चा बाद में मैसेज करेगा कि सर ये सवाल तो इस सन में आया नहीं था, फिर कैसे। तो ये सवाल जो है ये इकोनॉमिक्स का सवाल है, और आज हमारा लेक्चर नंबर 20 है, तो सवाल नंबर 20 भी होगा, ठीक है। और ये मेंस 2017 का सवाल है, सही, मेंस 2017 का सवाल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आया रहा होगा मेंस में, तभी लिखा, उसे टीम हमारी बहुत देख के लिखती है। फिर देखिए एक सवाल और मिला आपको, प्री 2017 का सवाल मिला, ये आपके पर्यावरण से संबंधित सवाल है, इन्वायरमेंट से संबंधित सवाल है। राष्ट्रीय उद्यान दिया और राज्य दिया, आपको बताना कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं दोस्तों, सवाल पहला दे दिया दोस्तों इंतान की। सबसे पहले नीचे से बात करते हैं गुइंदी को दोस्तों कहीं कहीं पर गिंडी भी लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, गिंडी। तो गिंडी कोई भी पूछे तो याद रखें दोस्तों, ये कहां पर है, ये राष्ट्रीय उद्यान आपके तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में कहां पर दोस्तों, तो चेन्नई में स्थित है। कहां पर स्थित है, चेन्नई में स्थित है। उसी तरह से जो सिरोही राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ये सिरोही तो आपने सुना भी होगा, सुना कि नहीं, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। एक सिरोही लिली का नाम सुना होगा, पुष्प है, वो बड़ा उसको जीआई टैग मिला था। फिलहाल आप याद रखेगा मणिपुर का है, ठीक है। उसी तरह से जो बेतला है दोस्तों, बेतला कहां का है दोस्तों, बेतला जो है ये झारखंड में स्थित है। झारखंड में कहां पर दोस्तों, ये पलामू के पास स्थित है। कहां पर दोस्तों, ये पलामू में स्थित है, झारखंड के पलामू में स्थित है, ठीक है। उसी तरह से ये इंतानकी जो है दोस्तों, ये आपके नागालैंड में स्थित है, ठीक है। कहां पर है इंतानकी, ये नागालैंड में स्थित है। तो मैच करा लीजिए, इंतानकी नागालैंड हो जाएगा, और गुइंदी दोस्तों तमिलनाडु हो जाएगा, और बेतला दोस्तों झारखंड हो जाएगा, सिरोही दोस्तों मणिपुर हो जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा, पहले आएगा 3 1 4 2, 3 1 4 2 ना, उत्तर टिक करिए 3 1 4 2, यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों ये आपका राइट आंसर है इस सवाल का, ठीक है। तो ये भी सवाल देख लिया। इस तरह से दोस्तों भी सवाल आता है, ये इन्वायरमेंट का सवाल है। इन्वायरमेंट वाला सब्जेक्ट भी आप जल्दी नहीं पढ़ते हैं, आपको लगता है कि नहीं इसको लास्ट पढ़ा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्रीकल्चर का सवाल देखते हैं, ठीक है।
मेंस परीक्षा 2014 का सवाल एग्रीकल्चर का, ठीक है। और इसमें पूछा था कि पीली क्रांति संबंधित है। पीली क्रांति दोस्तों किससे संबंधित है? तो लिख रहा है दलहन उत्पादन से, धान उत्पादन से, मछली उत्पादन से या तिलहन से। तो धान और मछली तो एकदम नहीं है। दलहन तिलहन में बच्चा कंफ्यूज सकता है कि सर दाल भी पीला होता है तो सर इसको कर दे क्या? नहीं, दाल पीला जरूर होता है, लेकिन पीली क्रांति या पीत क्रांति ये तिलहन उत्पाद से संबंधित है, ठीक है। तिलहन उत्पादन में ज्यादा तेल उत्पादन करना, ठीक है। उसके मछली उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है दोस्तों? तो नीली क्रांति। कौन सी है दोस्तों? नीली क्रांति है, याद रखेंगे। इसी तरह से खाद्यान्न उत्पादन की बात करेगा तो क्या करेंगे दोस्तों? ये तो बहुत फेमस हुआ था दोस्तों, खाद्यान्न उत्पादन, हरित क्रांति, ठीक है। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो जनक में दो सवाल याद रखें, ठीक है। जनक विश्व में किसे कहा जाता है और जनक भारत में किसे कहा जाता है, ठीक है। तो जब विश्व में पूछेगा तो बताएगा दोस्तों नॉर्मन बोरलाग। क्या बताएंगे? नॉर्मन बोरलाग को कहा जाता है। भारत में पूछेगा तो क्या बताएंगे? एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है, ठीक है। ये सवाल आपको याद रखना है। इसी तरह से दुग्ध क्रांति की बात करेगा तो याद रखेगा इसे श्वेत क्रांति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वेत क्रांति कहा जाता है। और श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, ठीक है। लिख रहा बायोडीजल उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है? तो दोस्तों इसके लिए है कृष्ण क्रांति, काली क्रांति, ठीक है। कृष्ण क्रांति, ठीक है। कृष्ण क्रांति, काली क्रांति, श्याम क्रांति, ठीक है। मांस उत्पादन या टमाटर उत्पादन, तो टमाटर का रंग लाल होता है, इसलिए दोस्तों इसको लाल क्रांति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाल क्रांति। एक और पढ़ेंगे गुलाबी क्रांति, और झींगा उत्पादन से संबंधित है। और मसाला उत्पादन संबंधित क्या हो जाएगा? तो याद रखेगा बादामी क्रांति। कौन सी? बादामी क्रांति। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं, इनको भी आप याद रखें, सवाल यहां से भी बन सकता है, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले चैप्टर पर आते हैं। अगला चैप्टर दोस्तों एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर है नहीं, साइंस टेक का सवाल है, ठीक है। साइंस टेक का सवाल देख लीजिए पहले। स्पेशल प्री परीक्षा 2010 में पूछा गया सवाल है। लिख रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सवाल बहुत बड़ा है और मैं यहीं पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। लिख रहा अमेरिकी एजेंसी है ने अपनी स्वप्निल मशीन मंगल विज्ञान प्रयोगशाला, और उसमें उस मशीन का नाम था दोस्तों क्यूरियोसिटी रोवर, का प्रक्षेपण किया जो मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना को तलाशेगा। तो उस अमेरिकी एजेंसी का नाम क्या दोस्तों? बच्चा जानता है कि उस अमेरिकी एजेंसी का नाम है नासा। और नासा ने क्या शुरू किया था दोस्तों? ये मंगल विज्ञान प्रयोगशाला, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? इंग्लिश में मार्स साइंस लेबोरेटरी बोल सकते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। और क्यूरियोसिटी रोवर भेजा गया था, ये बिल्कुल सही कथन है, ठीक है। लिख रहा क्यूरियोसिटी रोवर सौर ऊर्जा से संचालित है, तो दोस्तों ये यहां पर गलत कर दिया, ये सौर ऊर्जा से संचालित नहीं, ये पॉइंट गलत है। अभी बता देता हूं कि सही क्या होगा, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। रोवर में विशेष रसायन विज्ञान की एवं कैमरा की युक्ति है जो मंगल की सतह पर उपस्थित पदार्थ में माइक्रो स्तर पर उपस्थित तत्व की पहचान कर सकता है। तो ये भी दोस्तों लाइन सही है। तो यहां जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 और 3 हो जाए, एक और, अच्छा 3 और 1, वही बात है, 1 और 3 या 3 और 1, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा कि इसमें ऊर्जा कहां से मिलती, ठीक है, वो भी बताता हूं। ऐसे तो याद रखेगा प्लूटोनियम से मिलती है, लेकिन अब आप कहोगे प्लूटोनियम क्या है, तो अभी सब कुछ बताना पड़ेगा आपको। लिख रहा है क्यूरियोसिटी रोवर को लॉन्च करना नासा के किस मिशन का हिस्सा था? उस मिशन का नाम बताइए। तो इसी को दोस्तों यहां लिखा तो मंगल विज्ञान प्रयोगशाला, या फिर इसी को हम इंग्लिश में लिख दें कि मार्स साइंस यानी मंगल विज्ञान ही हो गया। और प्रयोगशाला को क्या बोलते हैं? तो लेबोरेटरी बोलते हैं, लेबोरेटरी, ठीक है। और दोस्तों ये कहां से लॉन्च किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था फ्लोरिडा से। कहां से लॉन्च हुआ था दोस्तों? ये लॉन्च कहां से हुआ था? तो फ्लोरिडा से लॉन्च हुआ था। लिख रहा है क्यूरियोसिटी रोवर मंगल ग्रह की सतह पर तत्वों की पहचान किस स्तर तक करेगा? तो यहां तो लिखा है ना किस स्तर तक? माइक्रो स्तर तक। कहीं लिखा है ना, कहां लिखा है? ये माइक्रो स्तर तक, ठीक है। माइक्रो स्तर तक दोस्तों ये पहचान करेगा, ठीक है। और हमारे भारत की तरफ से भी दोस्तों क्या भेजा गया? मंगल मिशन भेजा गया है। कर मंगल ग्रह की सतह पर उतरने वाला पहले यान का नाम क्या था दोस्तों? तो जो पहला यान था उसका नाम था वाइकिंग 1। क्या था दोस्तों? वाइकिंग 1। ये मंगल ग्रह पर उतरने वाला दोस्तों पहला यान था। और इसको भी किसने भेजा था दोस्तों? तो नासा ने ही भेजा था। अब मुद्दे की बात करते हैं कि जो यहां सौर ऊर्जा की बात कर रहा है, एनर्जी की, वो इसको कहां से मिलता है, ठीक है। तो इसको एनर्जी मिलता है दोस्तों रेडियो आइसोटोप जनरेटर से। किससे मिलता है? रेडियो आइसोटोप जनरेटर से दोस्तों यह इसको क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। और इस जनरेटर में किसका इस्तेमाल किया गया है? तो प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया। किसका? प्लूटोनियम 238 का, ठीक है। प्लूटोनियम
प्लूटोनियम 238 का इसमें प्रयोग किया गया है, ये आप याद रखेंगे। तो सौर ऊर्जा वाली लाइन गलत होगी। और यह मिशन कब भेजा गया था, एक सवाल ये भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा दोस्तों, इस मिशन को भेजा गया था 26 नवंबर 2011 को। कहेंगे कैसे याद है, देखो हमको तो 2011 याद था, लेकिन हमारे देश ने 26 नवंबर याद करा दिया। 26 नवंबर को दोस्तों संविधान दिवस हम मनाते हैं। 26 नवंबर को क्या मनाते हैं, संविधान दिवस, क्योंकि उसी दिन संविधान को अंगीकार किया गया था, स्वीकार किया गया था, ठीक है। तो ये 26 नवंबर है, इसलिए याद हो गया है, ठीक है। ये पहला मार्स मिशन था नासा का, इसको याद रखेंगे, ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दोस्तों यूपी स्पेशल का सवाल है, प्री परीक्षा 2021 में पूछा गया सवाल है। लिख रहा उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, वो सही बताइए, कौन सा कथन सही है। भारत में गन्ने का उत्पाद का सबसे बड़ा हब उत्तर प्रदेश है, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में दूध का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, सही है। उत्तर प्रदेश में चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, गलत है। चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है दोस्तों, याद रखेंगे पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है। हाँ, अगर ये उत्तर प्रदेश बोलना ही था तो गेहूं बोलना चाहिए था, तो यहां गलत हो गया। तो 1 और 2 दोस्तों सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, बाकी का 3 नंबर गलत हो गया। सवाल क्या है, भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादक प्रदेश कौन सा दोस्तों, तो सबसे ज्यादा दूध कहां पर है, याद रखेगा उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा अगर पूछे दोस्तों सबसे ज्यादा भैंस कहां पर है, तो ये भी क्या बताएंगे दोस्तों, भैंस, ठीक है। या आपसे पूछ दे दोस्तों पशुधन के मामले में, ठीक है, तो इसमें भी दोस्तों उत्तर प्रदेश टॉप पर है, शीर्ष पर है, ठीक है, याद रखेगा। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है दोस्तों, तो याद रखेगा पश्चिम बंगाल है, कौन है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है। लेकिन एक सवाल और याद रखें, ठीक है, अगर आपसे पूछ दे चावल का उत्पादन वो भी प्रति हेक्टेयर में, ठीक है, हेक्टेयर, प्रति हेक्टेयर अगर लिख दे तो प्रति हेक्टेयर लिखते ही दोस्तों आपका उत्तर बदल जाएगा, तब आप बताएगा पंजाब में। देखिए ओवरऑल देखेंगे तब पश्चिम बंगाल में, अगर प्रति हेक्टेयर उत्पादन देखेंगे तब उत्तर क्या हो जाएगा, तब चाहे गेहूं हो चाहे चावल हो, प्रति हेक्टेयर उत्पादन में दोस्तों पंजाब शीर्ष पर है। कौन शीर्ष पर है, पंजाब शीर्ष पर है। ऐसे झगड़ा होता है, बच्चे कुछ और पढ़ के गए होते हैं, उत्तर कुछ और नजर आता है। लिख रहा है किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, बहुत कुछ है भैया, जैसे गेहूं के उत्पादन में, जैसे गन्ना उत्पादन में, जैसे दूध उत्पादन में, जैसे अमरूद उत्पादन में, जैसे आम उत्पादन में, ठीक है। ये सब ऐसी चीजें दोस्तों जो सबसे ज्यादा कहां निकलती हैं, यहां पर उत्तर प्रदेश में। ऐसे आलू उत्पादन में, ऐसे जौ उत्पादन में, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, तो इसको नोट कर लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पादित की जाती हैं, ठीक है। तो ये सवाल याद रखेगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल दोस्तों विविध का। ये भाई एग्रीकल्चर का सवाल नहीं दिखा इस बार, कुछ था क्या एग्रीकल्चर का, देखें एक बार। एग्रीकल्चर मुझे थोड़ा सा, अच्छा ये था एग्रीकल्चर का ना। एग्रीकल्चर का सवाल से पहले दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, पिछली वाली क्लास मैंने कुछ गलत पढ़ा दिया था, जरा उसको करेक्ट कर लीजिए, वो जानना जरूरी है आपके लिए। मैं 1 मिनट सीट ओपन कर लूं अपनी, कि क्या मिस्टेक हुआ था, क्या गलती हुआ था। कुछ तो गलत लिख दिया था, ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूं। तो एक सवाल था पिछली क्लास में नहीं, ये क्लास रहेगा हो सकता है 18 नंबर वाली क्लास जो थी, आज हम 20 नंबर वाली क्लास अटेंड कर रहे हैं। वहाँ कुछ बच्चों ने मैसेज किया था, मैंने बाद में देखा कि वो गड़बड़ी हो गया था, ठीक है। तो ये तो 18 नंबर पे भी नहीं, 19 पे भी नहीं, मतलब और पुरानी क्लास 17 नंबर पे देख लूँ एक बार, ठीक है, 17 नंबर पे देख लेता हूँ। हाँ 17 नंबर वाली क्लास आई थिंक ये कुछ गड़बड़ है, हाँ 17 नंबर पे दोस्तों गड़बड़ है। तो 17 नंबर वाली जो क्लास थी जरा सुधार कर लीजिए, ठीक है। याद रखेंगे पार्ट 7 लेक्चर नंबर 17 जो था, 17 जो था दोस्तों, उसमें एग्रीकल्चर का सवाल था, ठीक है। देखिए हम शर्माते नहीं है, ठीक है। मान लीजिए कहीं गलती से कुछ गलत लिख दिया और बच्चों को मैं नहीं समझाऊंगा, तो कल वही चीजें बच्चे जाके परीक्षा में करेंगे ना। तो अपनी गलती एक्सेप्ट करने में क्या जाता भाई, एक्सेप्ट करना चाहिए इंसान को। और सवाल क्या था मैं बता दूं, सवाल था सूची 1 को 2 से मिलाना था, एक तरफ फसल दिया था, दूसरी तरफ मौसम दिया था, ठीक है। तो एक तरफ सूरजमुखी, खरबूजा, कपास, अलसी था, दूसरी तरफ खरीफ, जायद और रबी की फसल और सभी मौसम वाला था, ठीक है। तो मैंने आपको बताया जो सूरजमुखी था वो तो सभी मौसम में उसका उत्पादन किया जाता है, बिल्कुल सही था। और खरबूजा, ककड़ी उकड़ी, जिसमें ऐसे फल जिसमें पानी होता है, तरबूजा में पानी होता है, खरबूजा में पानी होता है, ककड़ी में पानी होता है, खीरा में पानी होता है, भाई होता है ना, उसको काटोगे तो पानी पानी भरा होता है। तो ये वाले दोस्तों जायद में होते हैं, और जायद
का जैसे 3 तरह की होती है फसल, ऋतु है, ऋतुएं तो कई अलग अलग होती हैं। ऐसे हम रवि की फसल देखते हैं, खरीफ की फसल देखते हैं और जायद की फसल देखते हैं, मोटी मोटा। तो जो जायद है ना, ये गर्मी में होता है, तो गर्मी में तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, इन सब की जरूरत है। तो ये वाली लाइन सही थी। जो गलत लाइन थी दोस्तों, वो मैंने क्या बता दिया आपको, वो मैंने यहां मिस्टेक कर दिया था। एक लाइन थी कपास, गन्ना, मक्का, ज्वार। एक सेकंड रुकिए, मैं इसका पीडीएफ ओपन करता हूं, यहां शो नहीं कर रहा है। मैं अपनी गलती एक बार ढूंढ लूं कि मिस्टेक कहां पे था। एक सेकंड बस, ज़्यादा नहीं लगेगा, थोड़ा सा बताना देखिए बहुत आवश्यक है, और अनायास की गलतियां हो जाएं तो दिक्कत होगा। अच्छा, किसी चीज़ को ढूंढो ना तो और टाइम लगता है। बस हो गया। तो ये सवाल जो मैंने था दिया था, जो गड़बड़ी हुई थी, उस पीडीएफ को ही ओपन कर लूँ, क्योंकि बिना पीडीएफ के समझ में नहीं आएगा ना मेरी कलम क्या चली थी। हाँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया था कि कपास, धान, मक्का, ज्वार, ये जो मैंने लिखा था रवि की फसल में, ठीक है। लेकिन दोस्तों रवि में नहीं होगा, ये होगा दोस्तों ये होगा खरीफ की फसल में, ठीक है। तो जरा आप सही कर लीजिएगा, यहाँ पे था कपास था, मक्का था, मैं नोट कर दे रहा हूं, सुनिए, कपास था, मक्का था, जो लाइन नोट किया था मैंने। अच्छा, कपास, मक्का, धान, ज्वार, बाजरा, धान ज्वार, धान को यहां स्टार लगा दीजिएगा, ठीक है, ज्वार, बाजरा, ठीक है, ज्वार, बाजरा। तो खास करके दोस्तों ये जो थे दोस्तों, इसको, ये कपास, मक्का, बाजरा, ये जो थे दोस्तों, इसको कहां होना चाहिए, इसको खरीफ में होना चाहिए। और मैंने क्या लिख दिया था, मैंने लिख दिया था वहां रवि में। हो सकता है बात में घूम गया हो, क्योंकि इसी के ठीक नीचे दोस्तों ये गेहूं वाला ऑप्शन दिया था। तो उसके नीचे क्या था दोस्तों, कि गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, गेहूं, जौ, चना, मटर और क्या दोस्तों, सरसों, ठीक है। ये कहाँ आ जाएगा दोस्तों, ये रबी की फसल में आ जाएगा, ये याद रखेगा। तो ये थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। मुझे लगा कि नहीं, ढूंढ के बता देना चाहिए, नहीं तो बच्चों से गलत हो जाएगा। बाकी और कहीं भी गलती नहीं है, ठीक है। इस तरह की गलती जरूरी होती नहीं है, लेकिन हो सकता है बातचीत के दौरान हो गई हो, ठीक है। तो इसको आप सुधार कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीधे अपने सवाल पर आ जाते हैं। आज का हमारा सवाल क्या था, और आज का आखिरी सवाल दोस्तों ये हमारे विविध वाले चैप्टर से था। पूछा था दोस्तों, मिताली एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चलती है। मिताली एक्सप्रेस, ऐसे आपने कई सारी गाड़ियों का नाम सुना होगा। सबसे फेमस ना, याद रखेगा, ये जोधपुर और कराची के बीच चलता है। कराची कहां दोस्तों, पाकिस्तान में ना, जोधपुर और कराची के बीच में चलता है। और यहां चलता है दोस्तों थार एक्सप्रेस। क्या चलता है दोस्तों, थार एक्सप्रेस, ठीक है। वैसे भी थार मरुस्थल है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों आप इसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहां क्या हो जाता है, थार मरुस्थल हो जाता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। अभी जो आपसे पूछा है कि मिताली एक्सप्रेस ये कहां कहां पे चलती है, तो मिताली एक्सप्रेस याद रखेगा भारत और बांग्लादेश के मध्य चलती है। मिताली एक्सप्रेस कहां चलती है दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती है। अब मुद्दा आता है कि दोस्तों कहां पे चलती है, तो याद रखेंगे यह बांग्लादेश की राजधानी ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी दोस्तों भारत में है। ये वहां पे चलती कौन सी दोस्तों, मिताली एक्सप्रेस। कौन सी चलती है, मिताली एक्सप्रेस, ठीक है, मिताली एक्सप्रेस, ठीक है। कहां से, न्यू जलपाईगुड़ी और ढाका के बीच में चलती है, ठीक है। बाकी का दोस्तों 3 ऑप्शन गलत है। कुछ ट्रेनें और भी चलती है, सुनिए। जैसे पूछे आपसे कि बांग्लादेश और कोलकाता के बीच में कौन सी चलती है, यानी ढाका, दोनों जो है ये कलकत्ता जो है पश्चिम बंगाल की राजधानी हो जाएगी और बांग्लादेश की राजधानी ढाका हो जाएगी। तो इन दोनों के बीच में दोस्तों जो ट्रेन चलती है, इसका नाम है मैत्री एक्सप्रेस। कौन सी है, मैत्री एक्सप्रेस है, याद रखेगा। ये मित्रता के लिए दोनों राजधानियों को जोड़ती है, ठीक है। करा खुलना और कोलकाता के बीच में दोस्तों कौन सी चलती है, खुलना एक जगह है बांग्लादेश में और कलकत्ता आप जान ही रहे हैं, तो इनके बीच में चलती है दोस्तों समझौता एक्सप्रेस, ठीक है। कौन सी, समझौता एक्सप्रेस, ठीक है, समझौता एक्सप्रेस, ठीक है, एक्सप्रेस यहां पर लिख लीजिए एक्सप्रेस, ठीक है। तो इस सवाल को भी आप याद रखिएगा, अच्छा सवाल है, ठीक है। यहां ढाका कोलकाता था तो यार ऑप्शन में ढाका कोलकाता लिखे तो क्या बताएंगे, हम मैत्री लिख दीजिएगा, मैत्री लिख दीजिएगा, ठीक है, मैत्री हो जाएगा। बाकी ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो बाकी आप यहां से पढ़ लीजिए, ये आप करिए। तो 3-4 ट्रेनें, जैसे मैत्री हो गया, समझौता एक्सप्रेस हो गया, मिताली एक्सप्रेस हो गया, थार एक्सप्रेस हो गया, ये 3-4 ट्रेनें ऐसी जो भारत के बाहर भी जाती हैं, अपनी सेवाएं देती हैं। तो सवाल यहां से भी आता है। अरे नहीं आया है तो ये हम कैसे पढ़ रहे हैं, कहां पे पूछा गया दोस्तों, ये सवाल प्री परीक्षा 2021 में पूछा गया सवाल है और आपके समीक्षा अधिकारी में पूछा गया सवाल है। ये मैं अपनी तरफ से थोड़े सवाल दे रहा हूं, जो सवाल आपके परीक्षा में आया है मैं उन सवालों पर चर्चा कर रहा हूं, ठीक है। तो कैसा लगा आपको पढ़ के?
अच्छा लगा ना? चलिए सेशन दोस्तों ये समाप्त होता है। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं ये उन्हीं के दोस्तों हैंड रिटन नोट्स हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा स्टडी 91 पे दोस्तों जबरदस्त टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया है आपके समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बड़ी आवश्यकता थी ना टेस्ट सीरीज की। अच्छा, ये टेस्ट सीरीज करता क्या है, जैसे अभी हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये तो हम प्रीवियस ईयर पढ़ रहे हैं। टेस्ट सीरीज में क्या होता है कि न्यू क्वेश्चन आपको मिलते हैं, न्यू मॉक टेस्ट के सवाल मिलते हैं। यहां पर नया मॉक टेस्ट आपके लिए तैयार किया गया है, आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। इस मॉक टेस्ट में दोस्तों कई वैलिडिटी आपको मिलेगी, जैसे 30 डेज की वैलिडिटी है, जैसे 90 डेज की वैलिडिटी है, जैसे 180 डेज की वैलिडिटी है, और इसके अलावा दोस्तों क्या है 365 डेज की वैलिडिटी है। तो आपको जितना भी जरूरत हो उस वैलिडिटी के आधार पर, ठीक है, मिनिमम प्राइस में दोस्तों यहां पर टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया है। और ये टेस्ट सीरीज दोस्तों आप एक बार ज्वाइन करके देखिए। कहां पे ज्वाइन करना मैं बता दूं आपको, आप स्टडी 91 प्रो का एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। किसका एप्लीकेशन दोस्तों, स्टडी 91 प्रो का। जी हां दोस्तों, प्रो, या फिर आ जाइए सीधा study91pro.com वेबसाइट पे। कहां पे आ जाइए, study91pro.com, ठीक है, इस वेबसाइट पे आइए और यहां जाकर दोस्तों आप परचेज कीजिए। ऊपर पे ही दोस्तों आपको क्या दिखेगा, एक बैनर दिखेगा, उस बैनर पे क्लिक कीजिएगा, सीधे आप उस पेज पे चले जाएंगे। या फिर सर्च वाले ऑप्शन में जाएंगे ना, तो आप सर्च वाले ऑप्शन लिखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम दोस्तों यूपीपीएससी कराती है, तो लिखेगा यूपीपीएससी आरओ, ठीक है, क्या लिखेगा यूपीपीएससी आरओ, या फिर यूपीपीसीएस आरओ, ठीक है, यूपीपीसीएस मत लिखेगा, यूपीपीएससी लिखना है, ये मत लिखेगा, यूपीपीसीएस आरओ मत लिखेगा, यूपीपीएससी आरओ लिखेंगे तो सर्च करने पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से जाके आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। जबरदस्त टेस्ट सीरीज है, लेके देखिए मजा आ जाएगा। देखिए इसीलिए हमने एक नया पोर्टल बनाया, ताकि एक नए पोर्टल पर आपको टेस्ट सीरीज मिल सके। और यहां पर करीब 1550 एग्जाम को हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है, कितने एग्जाम को दोस्तों, 1550 एग्जाम को कवर कर रहे हैं, ठीक है। ये तो आप एक एग्जाम की बात कर रहे हैं ना, यहां पे दोस्तों 1550 से अधिक एग्जाम को दोस्तों कवर किया गया है, और उसके लिए टेस्ट सीरीज हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। तो आइए आप पहले ही जुड़ जाइए, हालांकि अभी ग्रैंड लॉन्चिंग बाकी है, और उसके पहले ही आपको बता दूं, क्योंकि परीक्षा निकट है तो आप इंतजार मत कीजिए, आप सीधे ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी आरंभ कीजिए, ठीक है। तो चलिए सेशन ही समाप्त होता है, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। हाँ, एक चीज और, बच्चों के मन में सर ये बाइलिंगुअल होगा का, तो जी हां दोस्तों, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, डिस्क्रिप्शन के साथ है। आप कौन सा जवाब सही देते हैं, गलत देते हैं, आपको बढ़िया आपका अपना रिजल्ट मिलेगा, और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा, आपकी कमजोरी कहां पर है सब कुछ आपको पता चलेगा, ठीक है, कितना परसेंटेज मिला, कितना परसेंटाइल है, वो सब कुछ आपको यहां पे मिलेगा, ठीक है। तो आप आइए, आप ज्वाइन कीजिए, बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है, और उसके बाद आपको खुद ही महसूस होगा कि वाकई यहां टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने समय कितना फायदा मिल रहा है। इस टेस्ट सीरीज में कंप्लीट वाला भी है, और सब्जेक्ट वाइज भी है, सेक्शनल टेस्ट भी मिल जाएगा, चैप्टर वाइज भी मिल जाएगा, सब कुछ दिया गया है। तो आप विजिट करिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।